बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई है और दिन है बुध का। ये बात तो तयशुदा है कि जिनकी अपनी सीटें ख़तरे में हैं, जिनका अपना इक़्तिदार ख़तरे में है, वो अपनी सीटों को बचाने और अपने इक़्तिदार के बचाने की बजाय किसी और चीज़ पर कैसे फ़ोकस कर सकते हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जिस नहज पर पहुँच चुके हैं उसमें 1% भी बेहतरी की उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि मैं आज से तकरीबन कोई 1-1.5 माह पहले एक कारोबारी शख्सियत से मिला तो उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि सदीक जान साहब, हमें कुछ पॉजिटिव बात करनी चाहिए और हमें कुछ थोड़ी सी लोगों को उम्मीद देनी चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए। और ये तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी है और वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा भी नहीं है, चीज़ें बेहतर होंगी। और उन्होंने तौक़ुआत कुछ बांध ली बजट के साथ और उन्होंने कहा जी बजट आएगा, काफ़ी हमें उम्मीद है, कुछ चीज़ें होंगी। ये आज से कोई 1 या 1.5 माह पहले की बात है। तो कल रात को मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो वो जिस तरह के, मैं उस वक्त भी उनके साथ आर्गू कर रहा था कि सर ये कैसे हो सकता है। तो कल रात को जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जितनी भी कारोबारी शख्सियात हैं वो सब परेशान हैं और सबको ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही और चीज़ें और ख़राबी की तरफ जा रही हैं। हम जहाँ जाते हैं, जहाँ लोग मिलते हैं, हर बंदा अपनी कहानी सुनाता है, हर बंदा अपनी दुख शेयर करता है, हर बंदा बताता है कि हमारे बिजली के बिल कितने आए हैं, हमारा कारोबार कैसे डिस्टर्ब है, हालात क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो हमारा हुक्मरान तबका है वो किन चीज़ों में मसरूफ़ है। यानी शहबाज शरीफ साहब भी उसी मॉडल पर हैं कि टीवी चैनल्स को मैनेज कर लो, करोड़ों अरबों रुपए दे दो, टीवी चैनल पे झूठ बुलवाओ कि सब अच्छा है तो इससे जी मुल्क आगे चला जाएगा। मरीम नवाज़ साहब हैं, उधर उन्होंने टिकटॉकर्स को पैसे दे के, यूट्यूबर्स को पैसे दे के, और उन्होंने टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को पैसे दे के और उनसे अपने 100 दिन की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो करवा रही हैं, प्रोग्राम करवा रही हैं। मुझे बताएं, क्या कोई मुल्क जिसमें हालात इस नहज पर चले गए हों कि लोग खुदकुशियां कर रहे हों, लोगों के पास बिजली का बिल देने के लिए ना हो, लोग बेरोज़गार हों, लोग इलाज ना करवा पा रहे हों, लोग तड़प रहे हों, लोग मायूस हों, लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हों और ब्रेन ड्रेन हो रहा हो, लोग मुल्क छोड़ के जाना चाहते हों, कोई चीज़ ना हो, कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, रियल एस्टेट का जो है और रुक गया हो काम, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया हो, मजदूर को मजदूरी के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, वहाँ पर क्या इस तरह से पंजाब और पाकिस्तान चलेगा जिस तरह से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ चला रहे हैं। और अब मरीम नवाज़ साहबा की तो अपनी सीट खतरे में आ गई है। मेहर शराफत के हाथ जो चीज़ें लगी हैं, और कल मैंने तो वैसे उनसे रब्ता कर लिया। कल जो उनका केस था वहाँ पे लाहौर कोर्ट में जस्टिस अनवार हुसैन साहब के पास, और ये भी आपको बता दूँ कि जस्टिस अनवार हुसैन साहब जो हैं वो जज हैं जिनका नाम जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिया था और जिनको नोटिफाई नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन, और फिर जस्टिस शाहिद करीम साहब के फैसले के बाद उनको नोटिफाई किया गया है। और ये मामला खैर अब चैलेंज है काजी फैसल साहब के पास 4 जुलाई को। लेकिन इसमें कल जो पेशरफ्त हुई है, कल जो चीज़ें हुई हैं वो तो आपको बता देता हूँ, और फिर उसको बताता हूँ कि मेहर शराफत साहब से जो मेरी बात हुई है, मेहर शराफत साहब ने जो चीज़ें बताई हैं उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा का मामला कहाँ तक जाएगा। देखें, एक तो जो जस्टिस अनवार हुसैन साहब हैं उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि वो एज सून एज पॉसिबल इसका फ़ैसला करेंगे, वो कानून के मुताबिक दिए गए टाइम में इसका फ़ैसला करेंगे। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा के जो वकील हैं वो इस पर पूरा जोर लगाते रहे कि इसमें जी तफसीली ट्रायल होता है और आप एज सून एज पॉसिबल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा खोलें कानून की किताब, खोलें इलेक्शन एक्ट, फलां सेक्शन पढ़ें, और उन्होंने उनसे वो सेक्शन पढ़वाया जिसके ऊपर यह है कि इलेक्शन पटिशन का इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जल्द अज जल्द जो है वो फ़ैसला करना है। दूसरा मैं आपको ये बता दूँ कि मरीम नवाज़ साहबा ने और इलेक्शन कमीशन ने मरीम नवाज़ साहबा के हल्के के ना तो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं जस्टिस अनवार हुसैन के ट्रिब्यूनल में, ना ही मरीम नवाज़ ने दिए हैं। आप मुझे बताएं कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम हो, यानी देखें ना, अब एक तरफ शौकत बसरा जैसे लोग हैं पीटीआई के जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इल्ज़ाम भी नहीं है, इल्ज़ाम भी किसी ने नहीं लगाया, लेकिन वो किस तरह से उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर हलफ दिया कि मैं जीता हूँ, ये मेरे फॉर्म 45 है, और उन्होंने फॉर्म 45 जाके जनरल ज़ियाउल्लाह की कब्र पर रख के आए हैं कि शायद उनका बेटा इजाज़ुल हक अपने बाप की कब्र पर आता होगा तो उसको थोड़ी सी एक एहसास हो कि ये मैंने किस तरह से आया हूँ कि इस हद तक चीज़ें आ गई कि मेरे बाप की कब्र के ऊपर जो है फॉर्म 45 अगला रख गया है। तो वो तो कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये सारे पेश हुए थे, बाहर के सब ने हलफ दिए थे फर्दन फॉर्म 45 वालों ने कि जनाब हम फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। तो अब यह भी देखना होगा कि जब ट्रिब्यूनल वाला केस है 4 जुलाई को, पीटीआई वालों को वहां पे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। और अगर पीटीआई वाला ना आए तो जो 5 रुकनी बेंच बना है वो काजी साहब का हम ख्याल बेंच है, अगर उन्होंने आके एतराज काजी साहब पर ना किया तो ये ट्रिब्यूनल उड़ जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं कि अगर
मरीम नवाज साहब जीती हुई होती तो फॉर्म 45 तो सबके पास होते हैं, तो फॉर्म 45 जाके रखते हैं अदालत के सामने। बल्कि अदालत के सामने तो छोड़िए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और लाइव चैलेंज देते मेहर शराफत को कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते फिर हो, आओ बैठो मीडिया पे, हम तुम्हें दिखाते हैं फॉर्म 45, ये हमारे फॉर्म 45। लेकिन नहीं है उनके पास फॉर्म 45, और यही बात मेहर शराफत कर रहे हैं। उसके अलावा अब आखिरी मौका दिया है जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने कि जनाब आप फॉर्म 45 ओरिजिनल जो है मरीम नवाज भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने रखें। उसके बाद ये भी आपको बताऊं कि जो अनवार हुसैन साहब हैं, जस्टिस अनवार हुसैन, उन्होंने ये भी कहा है कि जो मरीम नवाज साहबा और मेहर शराफत के अलावा जो उम्मीदवार थे उन सब को वो तलब करेंगे, उन सब के फॉर्म 45 वो मंगवाएंगे, उनके फॉर्म 45 का भी मुआवजा करेंगे इनके फॉर्म 45 के साथ। अच्छा, इधर भी यही होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है कि जो वहाँ पे जो पीटीआई के उम्मीदवार के मुखालिफ 3-4 उम्मीदवार हैं उन सब के फॉर्म 45 मैच कर गए। हुकूमत जीतने वाले के फॉर्म 45 मुख्तलिफ हैं, बाकी सब के सेम हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक ही चेंज हुआ है जो हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने के लिए, नून लीग के उम्मीदवार को जितवाने के लिए वो तैयार किया गया। और दूसरा, अनवार हुसैन साहब ने यह भी कहा, जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने, उन्होंने कहा है कि जनाब मैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी तलब कर सकता हूं और उनसे दस्तखत उनके वेरीफाई करवा सकता हूं और उनके अंगूठे जो हैं वेरीफाई करवा सकता हूं। वैसे तो नादरा में अगर मामला गया तो नादरा ने तो जो करना है आपको पता ही है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान का हर इदारा इस वक्त तबाह है, हर इदारा बर्बाद है, हर इदारा कंप्रोमाइज्ड है, हर इदारे को करप्ट कर दिया गया है, पोलिटिसाइज कर दिया गया है, कमज़ोर कर दिया गया है इस निज़ाम को बचाने के लिए। लेकिन जो बात जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने की थी, वही मेहर शराफत को दरख्वास्त देनी चाहिए कि हमारे फॉर्म 45 जो हैं इनका फोरेंसिक आप दुनिया की किसी भी बेहतरीन फर्म से करवाएं, फोरेंसिक फर्म से हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो चीज़ें थी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अब जुलाई के आखिरी हफ्ते तक ये मामला गया है। मरीम नवाज साहबा और इलेक्शन कमीशन को आखिरी मौका दिया गया कि फॉर्म 45 लाइन, रिकॉर्ड लाइन, वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे और डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, वो इसको डिले करना चाहते हैं। लेकिन मेरी जब मेहर शराफत साहब से बात हुई तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे भेजी हैं, और जब उन्होंने मुझे चीज़ें भेजी हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप पहले, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पर ना कीजिएगा, फिर कहा कि आप इसके ऊपर कर लें, वीलॉग में आप इनको दिखा दें, फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप ना दिखाएं, और उनकी बात दुरुस्त थी कि वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें मैंने उनके पास देखी हैं, वो उनके पास इतने तगड़े सबूत उनके हाथ लग गए हैं, इतने तगड़े सबूत उनके पास, धांधली के ज़बरदस्त सबूत उनके हाथ लग गए कि, और वो फिर मैंने उन्हें कहा जी आप डिलीट कर दें अपनी तरफ से, ताकि मेरे पास भी ये चीज़ें ना रहें, ताकि आप के पास ये इसी तरह से महफूज रहें चीज़ें। क्योंकि उनका भी यही था कि ये ना हो कि हम इनको पब्लिक करें और पता चले कि जनाब इसका काउंटर पहले से मरीम नवाज़, इलेक्शन कमीशन और इस निज़ाम ने तैयार कर लिया। आपको पता तो है यहाँ पे ऑर्डर पे चीज़ें तैयार होती हैं, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड हर चीज़ इनके कब्जे में है, कोई चीज़ भी चेंज कर देंगे और तैयार कर लेंगे उसका काउंटर। लेकिन इसमें जो वैसे तो मियां अली इशफाक साहब की फर्म है, उनकी उन्होंने सर्विसेज ली हैं, उनको इंगेज किया है मेहर शराफत ने, और मुईज़ साहब शायद नाम बता रहे थे मियां अली इशफाक साहब के की फर्म से हैं और वो पेश हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन जब ये ट्रायल आगे बढ़ेगा और वो सबूत जिस दिन वो लाएंगे ना सामने, उस दिन माहौल देखने वाला होगा। बल्कि मैंने मेहर शराफत साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि जिस दिन आप ये चीज़ें अदालत के अंदर आपके वकील ने प्रेजेंट करनी हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। हम तो यहाँ से इस्लामाबाद से कोई 8-10 जो रिपोर्टर्स हैं, हम भी आएंगे ज़रा वहाँ पे देखने माहौल, और ये मनाजिर हम भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, विटनेस करना चाहते हैं कि जब वो अहम तरीन सबूत अदालत में वो रखेंगे और सारी बाजी को पलट देंगे और फिर जो है वो बुरी तरह से इनको फंसा के रख देंगे। तो मेहर शराफत के पास चीज़ें आ गई हैं। मरीम नवाज़ की अपनी सीट खतरे में, जिस बेचारी की अपनी सीट खतरे में, वो कैसे डिलीवर कर सकती है? और ये छोटे छोटे ड्रामे, गाड़ी में बैठ के शोएब पानी कहाँ खड़ा है, वो खुदा का खौफ करें। अब ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता ड्रामों पे। शहबाज शरीफ ने बहुत अदाकारियाँ कर ली हैं, बहुत ड्रामे कर लिए हैं। अब वो वहाँ पे ड्रामे करते थे, यहाँ पे हमारे इदारे समझते थे शहबाज शरीफ बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, सुबह जल्दी जाग जाता है और जो है ना वो ड्रामे, अदाकारी, फनकारी और वो सारी चीज़ें, फिर उसको वज़ीर-ए-आज़म बना के देख लिया ना PDM 1 में और PDM 2 में। अब फिर क्या डिलीवर किया उन्होंने? कोई इन्वेस्टमेंट लाए हो, मज़ाहिया किरदार ये लोग बन गए हैं और पैसे दे के ये टिकटॉकर से और यूट्यूबर से करवा रहे हैं। अब उन यूट्यूबर्स को जिनको इन्होंने पैसे दे के, जिन एक्टर्स को और जिन यूट्यूबर्स को दे के और इन्होंने वीलॉग करवाए हैं या वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं मरीम नवाज़ साहिबा के 100 दिनों पर, अब लोग उनको अनफॉलो करना शुरू हो गए, उनके खिलाफ एक कंपेन खड़ी हो गई है। तो हमारे डिजिटल मीडिया के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारे व्लॉगर्स को भी सोचना चाहिए, टिकटॉकर्स को सोचना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो,
इनके पैसों पे आप, अगर ये आपको पैसे दे रहे हैं कोई वीलॉग करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए, तो इनके उन पैसों पर लानत भेजें और आप जो है जूते की नोक पे रखें इनका पैसा। और हाँ, अगर आप कुछ चीज़ ठीक समझते हैं कि कोई जमात ठीक काम करिए, वैसे उसकी तारीफ़ करें कि यार ये जमात है, ये बहुत अच्छा काम करिए, पैसे लेके ही आपको क्यों ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, यानी जो मेन है हमारे, उनमें से तो कोई मेरे सामने नहीं है, तो लेकिन कुछ हैं, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो इस तरह से हुकूमतों से पैसे लेके और फिर वो चीज़ें करते हैं, तो आप ऊपर लिख दिया करेंगे ये वीलॉग का पेड कर रहे हैं, ताकि पता हो लोगों को आप क्यों अपने व्यूअर को धोखा देते हैं। तो मरियम नवाज साहबा जो है उनका मैं आपको भी बता रहा हूँ कि उनकी सीट ख़तरे में। मेहर शराफत के पास ज़बरदस्त चीज़ें आ गई हैं, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि वो तो इतने बेताब हैं, कहते हैं कि मैं तो इंतज़ार में हूँ, कब वो टाइम आएगा, कब वो वक्त आएगा जिस दिन मेरे वकला जाके और ये चीज़ जो है वो पेश कर देंगे। देखें, ये जज जस्टिस अनवार हुसैन साहब का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। और मेहर शराफत को तो मैंने, आज भी मेरी बात हुई तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त जो पूरा निज़ाम है उसकी लाडली है मरियम नवाज़ साहबा। और पता है इस निज़ाम को कि जिस दिन मरियम नवाज़ गिर गई, उसका ओहदा गिर गया, उस दिन ये पूरा निज़ाम गिर जाएगा। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ कहकर कि मेरी बेटी अगर नहीं वज़ीर आला पंजाब रही तो मैंने क्या करना है, मेरे भाई ने वज़ारत उस्मान, छोड़ो, इक़्तिदार से बाहर आओ, ख़त्म करो सारा कुछ। और बहाना भी ये सब क्या बनाएंगे कि वो जी महंगाई बहुत हो गई है, ये है वो है, तो हम नहीं और महंगाई करना चाहते, हम इक़्तिदार छोड़ रहे हैं। और जिस दिन मियाँ साहब को ये नज़र आया कि मरियम नवाज साहब उड़ने जा रही हैं, उस दिन वैसे ही वो महंगाई का बहाना बना के अचानक पता चलेगा कि मियाँ साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है और मियाँ साहब 100 कैमरों के सामने बैठ के कहेंगे कि बड़ी कोशिश हमने की है संभालने की, नहीं संभाल सके, महंगाई हो रही है, मैं आवाम को और तकलीफ में, अजियत में नहीं देख सकता, लिहाजा हम हुकूमत छोड़ने का ऐलान करते हैं। ये भी वो कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर काजी फाइज ईसा साहब रेस्क्यू नहीं करते इस हुकूमत को और नून लीग को, शरीफ ख़ानदान को, और ये ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला शाहिद करीम साहब का नहीं उड़ाते, तो जिस तरफ मामलात और सूरत हाल जारी है, तो मरियम नवाज साहबा की सीट जारी है। और मरियम नवाज साहबा की सीट के जाने का मतलब ये है कि मरियम नवाज साहबा जैसे डिस्क्वालीफाई होंगी और जैसे ही उनकी डिस्क्वालीफाई तो नहीं होंगी, यानी उनके इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाएगा। डिस्क्वालीफिकेशन तो मुख्तलिफ होती है, मैं माजरत करता हूँ, डिस्क्वालीफिकेशन मुख्तलिफ होती है। ये होती है कि आपका इलेक्शन ही कलअदम हो जाएगा कि इलेक्शन गलत था और अदालत जो है वो दोबारा इलेक्शन का हुक्म भी दे सकती है। मेहर शराफत को जो है वो विनिंग कैंडिडेट के तौर पर भी अनाउंस कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। तो मरियम नवाज साहबा जैसे ही उनका इलेक्शन कलअदम होगा तो ये पूरी हुकूमत गिर जाएगी, काबीना ख़त्म हो जाएगी, पंजाब हुकूमत गिर जाएगी, फिर दोबारा से वज़ीर आला का इंतखाब होगा और फिर दोबारा से मामलात चलेंगे। तो इस अनसर्टेनिटी में मुझे बताएं कि मरियम नवाज़ कैसे डिलीवर कर सकती हैं और कैसे वो पंजाब जो 13 करोड़ का सूबा है, आधा पाकिस्तान है, वहाँ पे कुछ बेहतरी ला सकती हैं। बाकी ड्रामे अदाकारी पैसे देके तो वो सारे टिकटॉकर्स के ज़रिए किए जा रहे हैं। तो देखते हैं जी, क्या बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जब इस केस में मज़ीद कोई डेवलपमेंट होगी तो उससे आपको आगाह करेंगे। मैंने रिटर्न ऑर्डर्स भी मंगवाए हैं कि वो आ जाएँ तो उस पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।